देखो ग्रेविटेशन समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले ग्रेविटेशन को समझाए तो इसके पिछले लेसन में जो हम लोग फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे हम लोग, उसमें फोर्स के बारे में जिक्र हुआ था, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जिक्र हुआ था, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वॉल्व था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये सब क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? कॉन्टैक्ट। मतलब अभी हम लोग फ्रिक्शनल या फिर और भी मस्कुलर वगैरह मैग्नेटिक फोर्स का बात नहीं करेंगे, हम लोग किसका बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, इस लेसन का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। देखो कहानी स्टार्ट होता है, न्यूटन बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, तो एप्पल गिर गया उनके सर के ऊपर। ठीक है, वो सोचने लगे कि एप्पल कहाँ गिर गया नीचे, ऊपर क्यों नहीं चला गया, टूटा तो नीचे ही क्यों? सब कोई कहानी सुना है तो सीधे बात करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का होता क्या है? देखो ग्रेविटेशन ना ऐसे समझते हैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, मेरे पास दो ये मार्कर है, ठीक है, तो ये जो दोनों मार्कर है, ये मार्कर का प्रॉपर्टी है ना कि ये फोर्स एक्सर्ट करता है, ये मार्कर का भी प्रॉपर्टी अपना होगा कि ये भी फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब अगर दोनों मार्कर का बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो मार्कर है इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ये जो मार्कर है ये इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। न्यूटन जो थे वो कहे थे कि यूनिवर्स में पूरे वो यूनिवर्स को लेके चलते थे, एक दो चीज का लेके नहीं चलते थे। मतलब सिर्फ हम मार्कर बोल रहे हैं, सिर्फ वो मार्कर को लेके नहीं चलते थे, वो पूरे यूनिवर्स पे अपना लॉ थे। ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। इस चैप्टर में असल में हम लोग को पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक दो चीज को लेके नहीं चलते थे, पूरे यूनिवर्स का बात करते थे, पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज का बात आ जाएगा। समझ में ना? ये मार्कर भी इन्वॉल्व होगा, इस प्लैनेट से उठ के दूसरे प्लैनेट पे जाओ वो भी इन्वॉल्व होगा। समझ में ना? तो वो कहते थे ये यूनिवर्स में जो भी चीज है, यूनिवर्स में जो भी चीज है, हर एक चीज एक दूसरे पे अपना फोर्स एक्सर्ट करता है। हर एक चीज अपने एक दूसरे पे क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे अभी हम मार्कर का बात किए हैं, तो ये जो मार्कर है ना, ये बोर्ड पे भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये मार्कर वहां पे कैमरा लगा है तो उस कैमरे पे भी क्या कर रहा होगा? फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। ये दो मार्कर अगर है तो ये मार्कर इस मार्कर के भी ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ये मार्कर इसके ऊपर। मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज है, यूनिवर्स में जो भी चीज है, हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स। उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो इन यूनिवर्स, या फिर तुम चाहो समझने के लिए यूनिवर्स समझ लेना, लेकिन ऐसे लिखने के लिए बोलो तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। पढ़ा जा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग बात कर रहे हो क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप होता है। किसका टाइप होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा सा लिखे के डिफिनेशन लिखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो वही बात लिखा गया यहाँ पे, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे नोट में एक बात लिखी है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्योंकि देखो अभी अर्थ है, मान लो मार्कर ऊपर से गिरा है, नीचे गिरा तो और सबने तरफ उस कॉन्टैक्ट किया ना, तो किया तो कॉन्टैक्ट कहाँ से लगा के खींचा, उस कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा था। इसलिए कौन से टाइप का फोर्स होता है? नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स होता है। यहाँ पे लिखे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। समझ में आया? आया समझ में? जी बिल्कुल, ये टाइप का फोर्स ही है, फोर्स का टाइप ही हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ते। समझ में ना? जैसे एक्सीलरेशन था तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था ना, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बात कर रहे हैं। यूनिट क्या है? सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो इस तरह ये भी। समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे अभी हम लोग समझे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। ध्यान देना, हम दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसका मास कुछ m1 है और इसका मास कुछ m2 है। समझ में आया? दोनों का अलग अलग क्या है? मास। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कुछ है जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं r, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या है? ऑब्जेक्ट 1 है
और ये है ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 का ये क्या था, ऑब्जेक्ट 2, इसका मास था m1 और इसका मास था m2। अब ध्यान देना बाबू, जो फोर्स होता है ना, आप लोग सुने होंगे कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स का फॉर्मूला जब हम लोग पढ़े थे तो F इक्वल टू क्या था, m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m इंटू ए, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, m के था, मतलब मास जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ में ना, इस मार्कर से किसी को चला के मारते हैं, ऐसे बड़े पत्थर चला के मारते हैं, तो पत्थर का मास ज्यादा होगा ना तो उससे ज्यादा चोट पहुंच जाएगा, फोर्स उससे ज्यादा लग जाएगा। समझ में आया, और इससे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ध्यान देना, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, लेकिन यहाँ पे मास दो है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के, मतलब m1 इंटू m2 के। जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास। ध्यान रहेगा, इसका मास जो m1 था, इसका मास क्या था, m2। तो जो फोर्स लगेगा तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ में यहाँ पर। और देखो, जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। कैसे, देखो ये मान लो मैग्नेट यहाँ पे रखते हैं, आयरन का नेल ये आप नजदीक रखते हैं तो फोर्स लगेगा और अच्छा खासा फोर्स लगेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ा दो तो फोर्स हो सकता है ना लगे, या लगे भी तो कम लगे, ऐसा होता है ना। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक ऊपर दूसरा घट जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है ना। इसलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर। आर क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के। समझ में आया। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला सोचे कैसे बनाएंगे तो हमारा ध्यान में एकदम आ गया होगा। देखो क्या सिखाया गया है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो उसके एवज में, उसके बदले में वो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे फोर्स था ना जी, अगर दोनों को मिला दे, हम ये दोनों को मिला दे, फोर्स जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, m1 इंटू m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, r के स्क्वायर के, है ना, r के स्क्वायर के। अगर दोनों मिला दे हम तो कुछ इस प्रकार से कुछ बनेगा जी। ये देखो तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आ रहा है, F is directly proportional to m1 into m2, but F जो नीचे होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेन। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों के जो मास है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे। जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो उसके एवज में कुछ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे वो होगा जी, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ध्यान देना। अब जब हम उसका यूज करेंगे प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को जब हटाएंगे तो ए प्रोपोर्शनलिटी हट जाता है तो आ जाता है इक्वल टू का साइन, ओके। अब जब इक्वल टू आ गया तो प्रोपोर्शनलिटी हट गया। जब इसको हटा रहे तो इसके एवज में क्या आएगा, जी, क्या आएगा, जी, तो हो जाएगा जी इंटू m1 पहले से था इंटू m2 पहले से था, नीचे का था r का स्क्वायर। समझ में आया। ये एक क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। याद कर लेना इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो g आया इसका एक फिक्स वैल्यू होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है ना तो इसका फिक्स वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, आगे भी उसका कुछ वैल्यू होता है, राउंड अबाउट में ले लेते हैं, समझ में ना। तो वैसे ही g का भी कुछ वैल्यू होता है, आगे पढ़ेंगे अभी g का वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ तक नोट डाउन देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल्स टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। अब ध्यान देना, इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास
का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो दो कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, तो इन दोनों के मास का प्रोडक्ट करना, ठीक है, और एक कोई दो को भारी चीज का लेना, ठीक है, और उसके मास का क्या करना, प्रोडक्ट करना। तो जो फोर्स होगा वो किसका ज्यादा बड़ा होगा, किसका होगा, जिसका मास कम उसका फोर्स कम, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मतलब कि मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। तो इसका क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आएगा? अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो। मान लो अगर हम बोलते कि दो ऑब्जेक्ट है, इतना नजदीक है, तो इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, और इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा ना। तो जो पास है इस टाइम जो फोर्स लग रहा होगा ना वो ज्यादा लग रहा होगा, और जब दूर कर दिए तो इस टाइम जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। तो एक चीज ज्यादा तो दूसरा कम, एक ज्यादा तो दूसरा कम, इसको कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में ना? तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो जितना बड़ा फोर्स उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके फोर्स के, मतलब जितना बढ़ेगा उतना ही फोर्स घटेगा, जितना ही घटेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। समझ में ना? तो दूसरा बात लिखा जाए है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना ही घटेगा, इसका मतलब वही है। समझ में आया? ए बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जान लेना एफ का मतलब क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में, एफ क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे देखो जो जी है इसका मतलब क्या है, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कहीं भी तुम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे ना, यूनिवर्स में चले जाना, तो तुम ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैलकुलेट करोगी, तो यहाँ पे जी यूज होगा। कहा गया जी, ये जी, समझ गए ना, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह रहे हैं। इस जी का बिना यूज किए तुम वहां पे भी फोर्स नहीं निकाल सकते। समझ में ना? इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे देखो आर है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है। जो भी दो ऑब्जेक्ट होगा उनके बीच का क्या है, डिस्टेंस। इधर देखो m1 और m2 क्या है, ऑब्जेक्ट जो है ना उसका क्या है, मास है। समझ में आता है? ठीक है, देखो जी क्या होता है, कैपिटल जी जो होता है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी के बारे में थोड़ा सा हम बात जानेंगे, ठीक है। जी का यूनिट जानने का प्रयास करेंगे। तो जी का यूनिट कहाँ से मिलेगा, जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, फोर्स का फॉर्मूला किस फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो अभी हम लोग पढ़े हैं। F इक्वल टू क्या था, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला वो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम G का फॉर्मूला क्या होता है इसको देखेंगे। तो अगर G का फॉर्मूला तुम निकालोगे तो G को इधर रखो और बाकी G के अलावा जो चीज भी इधर है सबको उधर भेज दो। देखो नीचे का आर स्क्वायर इक्वल टू के, इधर का नीचे आर स्क्वायर, तो इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर ना, तो मल्टीप्लाई कर देगा आर स्क्वायर फोर्स। समझ में आया? अब m1 इंटू m2 ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा, तो m1 इंटू m2 क्या हो गया, नीचे आ गया। अब G का वैल्यू क्या हो गया, जी, तो m इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब सबका यूनिट रख दो। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन रख दिए। आर स्क्वायर है, आर क्या है, डिस्टेंस है। कोई भी डिस्टेंस हो तो उसका SI यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, मीटर होता है ना। तो आर स्क्वायर है, आर होता है तो मीटर, आर स्क्वायर तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है, आर इंटू आर, तो मीटर इंटू मीटर करोगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है, m1 इंटू m2, मतलब मास 1 इंटू मास 2, मतलब हेजा भी केजी इंटू हेजा भी केजी, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कर दो। जी का वैल्यू क्या है, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे केजी का स्क्वायर है, तो ऊपर मिला दो तो पावर माइनस में हो जाएगा। समझ में है ना? और इसको पढ़ा क्या जाएगा, तो देखो क्या पढ़ा जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब ये कांस्टेंट है ना, जैसे पाई एक कांस्टेंट था तो उसका वैल्यू क्या होता है, 3.14 या 22/7। वैसे ही जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसका भी एक फिक्स वैल्यू होता है, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट है। वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका यूनिट जो जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का वैल्यू एकदम याद कर लेना है, बिना इसे याद किए सेपरेट का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे।
क्योंकि कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा तो वहाँ पे जी लगेगा ही लगेगा। तो ये वैल्यू एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 6.67 into 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया?